हेलो दोस्तों, मैं कुंजन राजपूत सफ़र तय कर रही हूँ कहानियों का। और इस कहानियों के सफ़र में आज की कहानी है ज़िंदगी कुछ यूँ भी। अमावस की रात का घुप अंधेरा लगता था, मानो चांद आज बरसों बाद छुट्टी पर गया हो। लंबी खामोश सड़क और चारों तरफ बस काले जंगल, किसी तरह की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। ऐसे अंधेरे में सीमा की आंखें खुली और इतने अंधेरे से डरकर उसने तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर दी। कुछ देर पहले सीमा की स्कूटी सड़क पर बने किसी गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे वो झाड़ियों में जा पहुंची। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी देर से यहाँ ऐसे अचेत अवस्था में पड़ी है। कुछ देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ जैसे उसका बदन पत्थर का हो गया हो। उसकी टांगों ने उसका भार उठाने से मना कर दिया हो। उसने अपने माथे पर हाथ रखा तो एक असहनीय दर्द महसूस हुआ और उसके हाथों में कुछ गीला गीला तथा चिपचिपा पदार्थ आ गया। संभवतः वो उसके सर से बहने वाला खून होगा, जो उस चोट से निकल रहा होगा जिससे इतनी पीड़ा हो रही थी। 2 घंटे तक सीमा उठने की लगातार कोशिश करती रही। बीच में थक जाती तो रुक जाती और फिर वापस अपने उठने के संघर्ष को करने लगती। लगातार कोशिश से वो किसी तरह सरक सरक कर पास में ही एक पेड़ तक पहुंच गई। उसे लग रहा था जैसे उसने अभी कई कुंटल भार के साथ मीलों का सफ़र तय किया हो। पेड़ तक पहुंचकर सीमा को फिर बेहोशी ने अपनी कैद में ले लिया। उधर 9-10 साल का चंदू आज सड़क किनारे पन्नियां बीनते बीनते शायद बहुत आगे निकल गया था, इसलिए वापस आते आते उसे बहुत देर हो गई। उसने रात के अंधेरे में पीछे से आती किसी की कराहने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनकर एक पल को वो डर गया। फिर सोचने लगा, लगता है कोई बहुत दर्द में है। वो अपनी जुगनू जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ से सटकर लगभग अधमरी पड़ी एक मैडम पर उसकी नज़र गई। चंदू अपना पन्नियों वाला बड़ा सा मटमैला झोला वहाँ किनारे रख के मैडम को जगाने लगा। मैडम जी, ओ मैडम जी, उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? चंदू की आवाज़ सीमा के कानों में पड़ी। उसने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। चंदू ने अपने झोले से उन्हीं पन्नियों के बीच से पानी की पीली पड़ी हुई बोतल से सीमा को पानी दिया। पानी मिलते ही सीमा की आंखों में चमक सी आ गई, ऐसी चमक जैसी देवताओं की आंखों में आई होगी जब उन्हें समुद्र मंथन में अमृत मिला होगा। जैसी एक बच्चे की आंखों में आ जाती है अपनी पसंद की वस्तु को देखकर, जैसी लंबे सफ़र के राही की आंखों में आ जाती है अपनी मंजिल को देखकर, बिल्कुल वैसी चमक। सीमा ने आधी बोतल पानी पिया और थोड़ा रुककर पेट से सटकर बैठ गई। चंदू ने सीमा के सर की चोट देखी तो उसे कुछ न सूझा और उसने अपने झोले से एक लंबी सी थैली को ढूंढकर उसके माथे पर बांध दिया। सीमा को इस समय चंदू अपना मसीहा नजर आ रहा था। चंदू ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह सीमा को उठाकर अपने घर की तरफ ले चले, पर ना ही चंदू में इतनी ताकत थी कि वो अपने झोले की तरह सीमा को अपने कंधे पर लाद ले, और ना ही सीमा के बदन में इतनी हिम्मत थी कि वो उठकर कुछ आगे चल सके। पूरी रात चंदू सीमा को उठाने की कोशिश में लगा रहा और रात ऐसे ही कराहते हुए निकल गई। अगली सुबह कुछ बच्चों की नज़र सीमा और चंदू पर पड़ी। ओ चंदू उठ जा, तेरी अम्मा ढूंढ रही है तुझे। कुछ बच्चे चंदू और सीमा को घेर कर खड़े उन दोनों को देख रहे थे और हंसते हुए चंदू को जगा रहे थे। शायद वो भी सड़क किनारे पन्नियां बीनने अपने घरों से निकले थे। चंदू ने अपनी माँ का नाम सुना तो उसकी नींद खुल गई। चंदू सीमा को उठाने लगा। सीमा ने आंखें खोली
उसके माथे की चोट से अब खून नहीं बह रहा था, लेकिन दर्द अभी भी वैसा ही था। उसके आसपास के बच्चों ने उसे उठाया और किसी तरह नाले के किनारे बनी अपनी झुग्गियों में ले गए। सीमा चुपचाप उन बच्चों का सहारा लिए किसी तरह चली जा रही थी। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बिछे एक बिछौने पर चंदू ने सीमा को लिटाया और अम्मा को बुला लाया। सीमा को थोड़ा और होश आने लगा। अपने चारों तरफ देखकर उसे घृणा सी होने लगी। उसका बस चलता तो अभी यहाँ से भाग जाती। उसने देखा कि चंदू की माँ एक झुग्गी से निकली और एक थाली में एक मोटी सी रोटी और चटनी लेकर आई। मैडम जी लो, कुछ खा लो, पता नहीं कब से भूखी प्यासी होंगी। चंदू की माँ एक पत्थर पर थाली रख के सीमा को उठाने लगी। सीमा का मन एक भी निवाला खाने को नहीं कर रहा था। उसने देखा कि चंदू की माँ वहीं पास में जमीन पर बैठ गई। सीमा ने कभी झुग्गी झोपड़ी पास से नहीं देखी थी। वहाँ की जिंदगी से वो अनजान थी। वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि ये लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। सीमा को वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने देखा कि चंदू एक कोने में अपने झोले से कल की इकट्ठी की हुई थैलियाँ बाहर निकाल रहा है, जहाँ पहले से भी कुछ प्लास्टिक के डिब्बे, डिब्बियाँ, थैलियाँ और बहुत सा कचरा पड़ा है। कचरा? सीमा जैसे कचरा समझ रही थी, चंदू उसी कचरे में थैलियाँ डालते हुए ऐसे खुश हो रहा था जैसे मानो कितने अनमोल खजाने का राजकुमार हो वो। सीमा को हवा में बदबू सी महसूस हुई। आसपास नजरें दौड़ाई तो देखा वहां पास में ही पीछे एक गंदे पानी का नाला बह रहा था। नाले के किनारे कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं और किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थीं। सीमा सोचे जा रही थी कि ये लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। यहाँ जीवन की कल्पना से ही पूरे बदन में सिहरन हो रही है। थोड़ी देर बाद ही कुछ बकरियों को लेके चंदू के पिता भी आ गए और एक बाल्टी में रखे पानी से लोटा भर पानी लेके वहां एक दूसरे पेड़ के नीचे बिछाए बिछौने पर बैठ गए। मैडम जी रोटी खा लो और ये लो पानी भी पियो। चंदू की माँ ने एक बार फिर सीमा को टोका। मुझे घर जाना है, सीमा ने धीमी आवाज में कहा तो चंदू की माँ ने कहा, मैडम जी जाना तो है तुम्हें अपने घर, लेकिन ऐसी चोटों को लेकर गई तो फिर किसी पेड़ के नीचे गिरी मिलोगी। यहाँ मैडम भरोसा नहीं, फिर बचो या ना बचो। चंदू की माँ उसके पिता को खाना देने को उठते हुए बोली, मैडम रोटी खा लो और ठीक से पैर पसार लो, जब चलने फिरने लायक हो जाओ तो चली जाना। यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा? सीमा की बात सुनकर चंदू की माँ ने चंदू को आवाज देकर बुलाया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। सीमा सुन नहीं पाई उनकी बात को। मैडम आ रहा है तुम्हारा डॉक्टर, थोड़ा इंतजार कर लो। चंदू की माँ ने इतना कहा और झुग्गी से खाना लाकर चंदू के पिताजी को देकर अपने बाकी के काम करने लगी। बापू बापू अकेले खाना खाने लगे अपने चंदू के बिना? चंदू दौड़ता हुआ आया और अपने पिता के साथ बैठकर खाना खाने लगा। चंदू को खाना खाते देख सीमा को ऐसा लगा जैसे कितने लजीज पकवान खा रहा हो चंदू। उसे उस छोटे से परिवार में वो खुशी नजर आ रही थी जो उसने कई सालों से ना अपने घर में देखी थी और ना कहीं आसपास। चंदू की आंखों की चमक सीमा की जिंदगी की जगमगाहट को फीका कर रही थी। उन तीनों के बीच की जिंदगी की खुशबू से सीमा को वो कुछ देर पहले आने वाली बदबू महसूस होना बंद हो गई। उस समय उसे वो सब कुछ सुख साधन निरर्थक से लगने लगे जिनके बिना उसे जिंदगी अधूरी लगती है। कुछ देर के लिए वो इन सब में ऐसी खोई कि उसे पता नहीं चला कब उसने अपने पास में पत्थर पर रखी थाली उठाई, कब रोटी का टुकड़ा तोड़ा और रोटी खाने लगी। उसकी ये खुली आंखों की बेहोशी तब खत्म हुई जब उसने थाली में रोटी के लिए हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में कुछ ना आया। इतने में चंदू और उसके पिता भी खाना खा चुके थे। सीमा डॉक्टर के इंतजार में इधर उधर देखने लगी। अब उसका देखने का तरीका थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा था।
अब वो चंदू के कीमती खजाने को कचरे की तरह नहीं देख रही थी। हवा में आ रही बदबू भी अब उसे कुछ कम सी लग रही थी। काकी, वो रही चोट वाली मैडम। चंदू एक महिला को अपने पीछे पीछे ला रहा था। उस महिला की उम्र कोई 70-75 के आसपास होगी। उसने साड़ी को कुछ अलग ढंग से पहना हुआ था। सीमा ने देखा कि वो खाली हाथ बस चंदू के पीछे पीछे चलती हुई उसी की तरफ आ रही हैं। चंदू की माँ झुग्गी से निकली और सीमा को कहने लगी, लो मैडम, तुम्हारी डॉक्टर आ गई। सीमा उस महिला को कई सवालों के साथ देखती रही। उसने कोई सवाल नहीं किया, न ही उस महिला का किसी तरह कोई विरोध किया। चंदू की माँ ने थैलियों से बनी एक छोटी चटाई उस महिला के लिए बिछा दी। उस महिला ने सीमा के सर की चोट देखी, फिर उसके छिले हुए पैर देखे, फिर चंदू के कान में कुछ कहा और बैठ के चंदू की माँ से सीमा के बारे में पूछने लगी। सीमा उन दोनों की बात सुन रही थी। कौन मैडम है? उस महिला ने पूछा। अरे, कल रात चंदू ले आया अपने साथ, जंगल में पेड़ के पास पड़ी दर्द से करा रही थी। फिर उस महिला ने सीमा के पैरों और सर को देखते हुए कहा, एक्सीडेंट हुआ होगा। अब क्या पता, ये शहर के लोग पता नहीं अपनी जिंदगी से प्यार क्यों नहीं करते। चंदू की माँ ने ऐसे कहा जैसे वो सीमा के ऊपर बहुत दया कर रही हूँ। पूरी जिंदगी यहाँ से वहाँ भागने में निकाल देते हैं। उस महिला ने भी चंदू की माँ के स्वर में स्वर मिलाया। काकी, ये लो। चंदू भागा भागा आया और उस महिला के हाथ में उसने कुछ हरे पत्ते दिए। पत्तों को लेकर वो महिला कोई लेप तैयार करने में लग गई। सीमा खामोशी के साथ ये सब देख रही थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी के बारे में। इतने में लेप बन गया। फिर उस महिला ने उसे सीमा की चोटों पर मल दिया। बिटिया, लेप लगा दिया है, अब दर्द नहीं होगा, आराम कर ले थोड़ी देर। उस महिला ने सीमा के सर पर हाथ रखा और उठ गई। चंदू, चल तो ज़रा मेरे साथ, छोड़ा मेरी झुग्गी तक। उस महिला ने चंदू को आवाज़ दी तो चंदू उस महिला को वैसे ही हाथ पकड़कर ले जाने लगा जैसे लाया था। सीमा उन दोनों को जाता देखती रही। शाम का समय होने लगा। चंदू के साथ के और बच्चे वहाँ आसपास खेलने लगे। अब सीमा की चोट में भी आराम था। सीमा उस बिछौने से उठी तो वो बच्चे और चंदू दौड़कर उसके पास आ गए। मैडम जी, जा रही हो तुम? चंदू ने पूछा और बाकी बच्चे भी इसी सवाल के साथ सीमा को देख रहे थे। सीमा ने थोड़ा झुककर अपने दर्द को थोड़ा नज़रअंदाज करके प्यार से चंदू के गाल पर हाथ रखा और कहा, मैडम नहीं, दीदी बोलो, और तुम नहीं, आप होता है। दीदी, आप जा रही हैं? बोलकर सारे बच्चे खिलखिलाने लगे। सीमा को जिंदगी का एक अलग ही रूप दिखा उनकी हंसी में। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया तो चंदू सीमा का हाथ पकड़ के उसे रास्ता दिखाते हुए जंगल के रास्ते वहीं ले गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। सीमा उन बच्चों के साथ सड़क किनारे इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद एक ऑटो आता दिखा तो सब बच्चों ने एक साथ उसे रोक दिया। सीमा ने ऑटो में बैठकर बच्चों को हाथ हिलाकर विदा ली और अपनी उसी ज़िंदगी में, अपनी उसी दुनिया में वापस लौट चली जहां उसका घर था, उसके माता पिता थे। सारे रास्ते सीमा उन्हीं झुग्गियों के बारे में, चंदू के बारे में, उस नाले के बारे में तथा उस जिंदगी के बारे में सोचती रही। सीमा को जिंदगी के कुछ अलग मायने दिखने लगे। उस दिन उसने जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत करने के बदले जो है उसमें खुश रहने का हुनर सीखा। उसने छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखा, हर पल में जिंदा दिल रहना सीखा, जिंदगी को गले लगाना सीखा। दोस्तों, इस सफ़र की आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी के लिए अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा।